This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपदकृष्णचतुर्दशी दिनांक 24 ना 24 सप्टेंबर 2022 चरकसूत्र अध्याय 4 स्नेहोपगस्वेदोपग शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रणमति धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मधु मधुक कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिंबीषण पुष्पे सदा पुष्पा प्रत्यक पुष्पा इति दशैमानि वमनोपगानि भवन्ति। तो आगे का जो गण है वो वमनोपग इस प्रकार का है। तो इसमें केवल मधु भी है और यष्टि मधु तो बहुत सारे गणों में इसमें भी है। बाकी कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिंबी क्षण पुष्पे सदा पुष्प प्रत्यक पुष्पा ये ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार के नहीं है। लेकिन कोविदार के बारे में बताया गया है जब सिद्धि स्थान में उसके काढ़े में ये मदन फल का फांट बनाना है इस प्रकार से। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि जो ट्रेंड दिखते हैं समाज में वैद्यों के बारे में, उसमें दो अहम ट्रेंड इस प्रकार के हैं। एक पंचकर्म वाला ट्रेंड जिसकी शुरुआत शायद ब्रह्म गोप्टे से अभी के हालात में हुई थी। जनता जनार्दनाच्या मुखातून आयुर्वेदी उपचारांच्या सत्यकथा ये उनकी किताब है। वो लोगों के सामान्य लोगों के जरिए लिखी गई इस प्रकार की किताब है और वो भी महर्षि महेश योगी के जरिए विदेशों में गए थे और वहाँ के कुछ उदाहरण वगैरह इस प्रकार के उन्होंने दिए हैं। फिर नाना जोशी या प्रता जोशी इनका एक अलग इस प्रकार से योगदान है, लेकिन उनका जो है वो तात्कालिक इस प्रकार का ही ज्यादा है। कोलटकर सर ने काफी कोशिश की कि मूल रूप से इसको प्रचलन में लाए पंचकर्म को, और उनके छात्रों में ये फैल गया। अभी पुनर्वसु में काफी पंचकर्म होते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अलग ट्रेंड सा बन गया
और फिर बहुत सारे वैद्यों ने एक पैसा कमाने के हेतु उसका प्रारंभ किया। और अगर पंचकर्म व्यापत होते हैं तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो पंचकर्म वैसे आसान नहीं है और काफी सोच समझकर और जोखिम उठाकर करना इस प्रकार की बात है। तो जजमेंट अच्छा चाहिए वैद्य को। तभी ये करे, नहीं तो नहीं करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। दूसरी जगह रसशास्त्र के लोग हैं, बागेवड़ीकर वगैरह इस प्रकार के, तो पंचकर्म वगैरह करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार का उनका कहना है और केवल रसशास्त्र से ही सभी बातें हो सकेगी इस प्रकार से। और काफी यशस्विता उसमें पाई गई है। दूसरी बात कि जहाँ पंचकर्म नहीं कर सकते वहां भी रसशास्त्र का प्रयोग हो सकता है, ये एक अहम मुद्दा है। क्योंकि जो एडवांस केसेस वगैरह इस प्रकार के है, बल बहुत कम है और दोषों का बल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हालात में पंचकर्म नहीं कर सकते। तो वहां पे रसशास्त्र की औषधियां काम में लाई जा सकती है और उससे अच्छे नतीजे आते हैं। तीसरी ओर गुणे शास्त्री गंगाधर शास्त्री गुणे, जिन्होंने ये रसशास्त्र का भी अच्छा प्रयोग किया और शमन औषध में भी काफी तरक्की इस प्रकार की दिखाई। वो पंचकर्म बिल्कुल नहीं करने वाले थे। फणसलकर भी मेरे गुरु बिल्कुल पंचकर्म नहीं करवाने वाले थे। और केवल शमन से ही करना, लेकिन उनकी जो कॉम्बिनेशंस रहती थी, रसशास्त्र की एक या दो दवाइयां और बाकी वनस्पति के द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, ये उनकी खासियत इस प्रकार की रही। और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। तो ये तो संशोधन है शुद्ध न तेषां पुनरुद्भव। जो एक बार शोधन से शुद्ध हो गए उनका पुनरुद्भव नहीं होता है। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने। लंघन पाचन से जीते गए दोष कदाचित प्रकोपित हो सकते हैं फिर से, लेकिन संशोधन से जो शुद्ध हो गए हैं न तेषां पुनरुद्भव, तो उनका पुनरुद्भव होता नहीं। अगर अपत्य सेवन चालू रहेगा तो कुछ महीने बरसों के बाद फिर से होगा, वो अलग बात इस प्रकार की रही। लेकिन शमन से इस प्रकार से शोधन अच्छा है, ज्यादा अच्छा करता। जहाँ शमन का ही संबंध है वहां शमन ही होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और मैंने बात पहले भी बताई है काफी बार, फिर से एक बार दोहराता हूँ कि फणसलकर के कॉम्बिनेशंस एक अजीब थे, और खास करके उनका पाठा मिश्रण का संयोग और उसके साथ जुड़े हुए अन्य द्रव्यों का संयोग। तो कोल्हटकर सर ने उनको एक बार पूछा कि आप कैसे इस प्रकार के संयोग कर पाते हैं। तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उसलिए उन्होंने वाग्भट उत्तर स्थान कई बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है इस प्रकार। तो वैसे उत्तर स्थान को तो हम देखते नहीं है। एक थर्ड ईयर की परीक्षा में शरशालक्य की होते हैं वहां पे कुछ हद तक देख लेते हैं और आगे हमारे पास मरीज भी नहीं आते, और काय चिकित्सा का प्रधान रोल रहता है, तो निदान चिकित्सा ही देख लेते हैं, उत्तर स्थान को कौन देखेगा। लेकिन उत्तर स्थान में स्पेसिफिक योग है, स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए है, और फिर उनका प्रयोग अन्य रोगों के लिए किया जा सकता है, ये एक उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और दूसरी भी एक केस मैंने पहले बताई थी, शमन का क्या परिणाम होता है, मैं दोहराता हूँ फिर से।
एक युवा लड़की थी और मेंसेस पहले से ही इरेग्युलर थे। फिर उसमें कामाला हो गई और मेंसेस बंद ही हुए। तो मेरे यहाँ आने से पहले दो बड़े वैद्यों की 3-3 बरस तक दवा चली थी। और कुछ फायदा नहीं हो रहा था। सर दर्द हमेशा रहता था और महीने में 4 दिन बहुत ही बढ़ जाता था। उसमें शुष्क सर्दी जैसा होता था। वो काफी तंग आ चुकी थी। मेरे पास आई तो मैंने वमन, विरेचन, दस्ते ये सभी करवाया, लेकिन फिर भी उतनी राहत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो मेरे पास भी 3 बरस हो गए। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, जितने रिजल्ट चाहिए उतने मिल नहीं रहे। तो तुम अगर चाहते हो तो किसी दूसरे वैद्य के पास चले जाओ। तो बोली नहीं नहीं, मैं तो पहले ही बड़े वैद्यों के पास जाके आई हूँ, तो अभी किसी के पास मुझे जाना नहीं है। अगर आप दवा देना बंद करेंगे तो मैं रुकूंगी, नहीं तो आप ही दवा देते रहिए। फिर मैंने मूल रूप से एक बार सोचने की कोशिश की, ये संतर्पण करना है अपतर्पण करना है। उसका प्रोलैक्टिन लेवल काफी हाई था, 210 था। और बिल्कुल थोड़ा स्राव स्तन से कभी कभी होता था, रेगुलर स्राव इतना नहीं होता था। तो मैंने दवाइयों में वात पित्त प्राधान्य पकड़कर शतावरी वगैरह का भी प्रयोग किया था। तो मैंने सोचा कि असंतर्पण करना है अपतर्पण करना है, ये एक बार सोच लेते हैं, और फिर मैं नतीजे पर आ गया कि अपतर्पण ही करना है। और फिर अपतर्पण के लिए हरितकी और उसको नमक खाने की काफी इच्छा होती थी। इस मुद्दे को पकड़कर उसके साथ नागभस्म, ये प्रयोग मैंने किया। और जैसे ही ये दवा शुरू हुई, फटफट वो ठीक होने लगी, पीरियड्स आने लगे। और पूरी तरीके से बाहर निकली। तो मैंने कोलटकर सर को ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा ये अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ, हरितक्या और नागभस्म। क्या हरितक्य अलवणा है और नागभस्म लवण रसात्मक है, तो षड रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो गया। वैसे पारद षड रसात्मक बताया गया है। और इसीलिए पारद का एक अहम महत्व सभी संयोगों में है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिसमें संशोधन मैंने 3 बरस किया था उसका फायदा नहीं हुआ था, और एक सिंपल कॉम्बिनेशन हरितक्या और नागभस्म, इससे केस सुलझ गई। तो इसमें हमें अच्छी तरीके से क्या हुआ है और क्या करना चाहिए ये सोचना। ये अगर अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, फणसलकर कहा करते थे कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। तो क्या का मतलब बहुत गंभीर है, बहुत व्यापक इस प्रकार का है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम निदान कर पाते हैं, चिकित्सा कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता केवल शमन औषध से भी मिल सकती है, और तुरंत भी लाभदायी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन लगेंगे वगैरह, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से सोचते हैं तो यह बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, जो पंचकर्म करने वाले हैं वो बोलते हैं नहीं पंचकर्म ही आयुर्वेद है, बाकी कुछ आयुर्वेद है ही नहीं। आयुर्वेद विदाउट विदाउट पंचकर्म ही जीरो, इस प्रकार से। जो रसशास्त्र वाले हैं वो बोलते हैं पंचकर्म वगैरह कुछ नहीं होता, रसशास्त्र ही सब आयुर्वेद है। और कोल्हटकर जैसे महानुभाव दोनों तरीकों का अच्छे तरीके से अध्ययन करके दोनों सभी तरीके से उनका प्रयोग करते रहे, और उन्होंने पंचकर्म को भी अच्छी तरीके से चालना दे दी। मैंने उनके पास सिर्फ 3 वमन देखे थे, अब मैंने दिए हुए वमनों की संख्या हजारों में है। प्रताप जोशी का कहना है कि उनका वमन का रिकॉर्ड 62,000 वगैरह ऐसा कुछ था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहाँ पंचकर्म का रोल है, बल अच्छा है रोगी का, और दोष संचय काफी है,
बहुदोषस्य लिंगानी इस प्रकार की है। तो ये करना है। सिर्फ अभी बात ये हो गई है कि हमें थोड़ा ही दिन वसंत ऋतु मिलता है। जैसे ठंड कम होती है, गर्मी बढ़ने लगती है और डायरेक्ट ग्रीष्म ही शुरू होता है। एक केवल 3-4 हफ्ते हमें वसंत ऋतु मिलता है। पहले तो 2 महीने तक मिलता था और हमारे यहाँ हर रोज 2-2 3-3 वमन होते थे। अभी एक तो मेरा पेशेंट्स पुणे के कम है और बाहर से ज्यादा है, पूरे देश भर से है, महाराष्ट्र से है। तो फिर पंचकर्म पर काफी निर्बंध आ गए हैं। और उस प्रकार के अवस्था वाले पेशेंट भी कम है। जो पहले तमकश्वास अम्ल पित्त वगैरह के पेशेंट होते थे, वो अभी बहुत ही कम हो गए हैं। जिसमें अच्छे तरीके से वमन वगैरह कराते थे। लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ पंचकर्म करवाना हमें आगे लेके जाने के लिए और खास करके इमरजेंसी हैंडल करने के लिए रसशास्त्र की ही सहायता लेनी है। खास करके एक्यूट केसेस जो है उसमें पंचकर्म अगर पॉसिबल नहीं है तो केवल रसशास्त्र ही हमें आधार दे सकता है। इसलिए चाहिए कि अच्छी अच्छी दवाइयाँ रसशास्त्र की बना के रख ले। मैं तो अभी इस कोशिश में हूँ ही कि जैसे हो सके वैसे अच्छी दवाइयाँ इकट्ठा करके रख दूँ। और फिर एक बार 6x कर दिया तो ये मेरी पूरी अगले पीढ़ी के लिए भी काफी हो जाएगी। कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये टिकती है, ये एक अहम मुद्दा है रसशास्त्र की दवाइयाँ, और तात्काल लाभदायक है, ये भी उसका एक मतलब है। और उसके साथ में आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन बढ़ता रहे, जो फणसलकर की खासियत इस प्रकार की थी। तो प्रायः करोत्यहोरात्रात् कर्माण्यत विभेषजम्। एक अहोरात्र में आपके भेषज का कार्य शुरू होना चाहिए। सप्ताहेन गुणालभे क्रियामन्यां प्रयोजेत पूर्वस्यां जातवेगायं न क्रिया संकरोहिता। अगर सप्ताह में फायदा नहीं हुआ तो क्रियामन्यां प्रयोजेत, दूसरी क्रिया करनी है, दूसरी चिकित्सा करनी है। अभी इसमें भी ऐसा होता है कि हमारा निदान ही ठीक है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। निदान पक्का है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो शायद चिकित्सा बदलनी है। अगर निदान ही बदलना पड़े तो पहले उसी की कोशिश होनी चाहिए। तो रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधं ततः कर्म विषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरेत। तो पहले रोग की परीक्षा, फिर औषध की परीक्षा और फिर ज्ञानपूर्वक इस प्रकार का औषध का उपक्रम। तो ये तीनों तरीके कि हमारा मूल ग्रंथों का अध्ययन अच्छी तरह होता रहे। तत्वज्ञान जो है वो चरक सुश्रुत वाग्भट से ही आएगा, और आगे वाले ग्रंथ जो है या रसशास्त्र के ग्रंथ है, रसरत्न समुच्चय वगैरह से लेकर, वो केवल चिकित्सा की दृष्टि से सोचते हैं। तो निदान तो होना ही चाहिए, तो निदान करने के लिए हमारे मूल ग्रंथों का ही अध्ययन ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। फिर भी रसशास्त्र के आधार पर काफी लोगों ने बहुत अच्छी सफलता पाई है। भाग्यवाड़ी की किताब है अनुभवामृत या माझी चिकित्सा, अच्छा नमूना है। गुणेश शास्त्री की किताबें है औषधि संग्रह के बारे में या औषधि गुणधर्म शास्त्र के बारे में, तो उन्होंने काफी अनुभव उसमें बताए हैं। लेकिन मूल ग्रंथों का अध्ययन इन सभी लोगों का तो अच्छा ही था, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी उसका रिफ्लेक्शन छात्रों में आना और छात्र भी निरंतर पढ़ाई करते रहे, ये बात होना बहुत जरूरी इस प्रकार की बात है। हाँ, कल जयंत देव पुजारी सर से कुछ बात हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हम कर रहे हैं, सुबह का वाचन चल रहा है और मुफ्त में है। फ्री है अभी।
तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप किसी संस्था के जरिए इसके बारे में खत लिखो। मैंने कहा इंडिविजुअल नहीं लिख सकता क्या मैं? तो बोले नहीं, वो बेटर ऑप्शन संस्था के जरिए लिखो इस प्रकार से, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा सके, और फ्री है तो ये आसानी से जा सकता है इस प्रकार से। तो देखते हैं, मैं अभी विलोप से एक बार बात करूंगा। और तुम लोगों का भी अगर कुछ इस प्रकार का प्रतिष्ठान वगैरह है किसी का भी, तो वो भी एक माध्यम हो सकता है कि उनके तरफ पहुंच जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा लोगों तक हम इसको लेके जाएंगे। इसमें एक मुद्दा अहम ऐसा है कि अगर पीजी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, कम से कम संविदा के, वैसे सभी लोगों के लिए द्रव्य गुण हो या रसशास्त्र हो, निदान हो, चिकित्सा हो, स्त्री रोग हो, बाल रोग हो, कुछ भी हो, सभी के लिए अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो शायद 100 में से 5-10 में थोड़ा परिवर्तन होगा, जो एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और वो भी काफी अच्छा है। 100 लोगों तक हमें पहुंचना है तो 5-10 लोग अच्छे मिल सकते हैं, और जो ये इसको आगे लेके जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए 100 लोगों तक पहुंचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो एक तो सुबह का है, इसलिए लोग ज्यादा आना नहीं चाहते, ये भी मैंने सुना है, लेकिन मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और डायरेक्ट नुस्खे नहीं है, मूल तत्वज्ञान का विषय ज्यादा है, इसलिए भी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी बात है। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मूल ग्रंथों का अध्ययन बढ़ता रहे तभी हम आगे बढ़ चुकेंगे। रसशास्त्र और पंचकर्म के लिए इसकी सहायता होगी, मूल ग्रंथों के अध्ययन की सहायता होगी। तीनों साथ में चलेंगे। हमें रसशास्त्र का भी प्रयोग करना है, पंचकर्म का भी प्रयोग करना है, और साथ में इसके ये भी सभी जो मूल तत्व ज्ञान है उसको समझना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, टिक पाएंगे इस प्रकार से। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर इस प्रकार का कोई संगठन है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक आयुर्वेदीय है यहाँ पे, और हमारा कोल्हटकर प्रतिष्ठान है, लेकिन कोल्हटकर प्रतिष्ठान के एक मनोज को छोड़कर कोई इसमें है ही नहीं शामिल। और आयुर्वेदीय में भी ऋषिकेश मैत्रेय वगैरह लोग हैं, तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो मैं एक बार विलोप से बात कर लूंगा और फिर सोचेंगे। तो कोल्हटकर सर ने इसके बारे में एक सवाल फणसलकर जी को पूछा था कि आप पंचकर्म नहीं करते हैं, फिर भी इतने जल्दी इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे कर पाते हैं? तो उनका ये कहना था कि ये कॉम्बिनेशंस की बात इस प्रकार की है, संयोग जो है, मुनुरेव जानाति सर्व संयोगजम फलम, इस प्रकार से। लेकिन कोलटकर सर की एक संकल्पना थी कि एक सूक्ष्म शोधन नाम की बात होती है, कि ये जो वमनोपग है, विरेचनोपग है, आस्थापनोपग है, ये द्रव्य अगर हम शमन के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो भी ये सूक्ष्म मात्रा में दोषों को शाखाओं से या मध्यम मार्ग से कोष्ठ में लाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और शमन तो औषधियां चलती ही रहती है, तो उनका शमन होता रहता है, ये थोड़े थोड़े भाव में आते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा शमन होता रहेगा। दुर्बलस्य मृदु द्रव्य अल्पान संशमयेत तान हरेत बहुंश चलान दोषान पक्षान अल्पान अल्पान पुनः पुनः। बहुत दोष है, चल है, तो अल्प अल्प करके उनका निकालना है। कुष्ठ में जो चिकित्सा सुविधा है, पक्षात पक्षात छर्दनानि अभ्युपेयात,
तो एक एक 15-15 दिन के बाद वमन करना है। अब तो ये जो क्लासिकल वमन है वो तो इस प्रकार से 15 दिन में दूसरा वमन तीसरा वमन ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत कम मात्रा में करना है और फिर भी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शारीर बल कम है तो बेटर ऑप्शन है कि थोड़े थोड़े दोष निकालते रहे और थोड़े थोड़े दोषों को कोष्ठ में लाते रहे। तो यष्टि मधु इस प्रकार से बहुत सारे संयोगों में जा सकता है। हमें चाहिए कि हम दोष दुष्ट समूर्छना को भंग कर सके। तो दोष दुष्ट समूर्छना को भंग करने के लिए व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा चाहिए। मुस्तापर ज्वले त्रिशूजलम रुद्रपृष्ठलोष्टोद्भवम वगैरह जो अग्र संग्रह है या चरक चिकित्सा निदान सॉरी सूत्रस्थान 25वें अध्याय में जो अग्र संग्रह बताए गए उनको कंठस्थ करें और फिर जहां जिसके लिए जो अगर इस प्रकार का हो वो एक द्रव्य जोड़े। फणसर्कर की खासियत है कि एक रसशास्त्र की मेडिसिन का प्रयोग करते थे, वसंत कुसुमाकर हो, ताप्यादिलो हो, सुवर्ण सुच्छेकर हो, यही ज्यादा प्रचलन में थे। और सुबह एक ही बार वो देते थे। उसके साथ में बाकी कॉम्बिनेशंस होती रहती थी और फिर दोपहर रात को या इसी प्रकार से दोपहर शाम को वगैरह इस प्रकार से अन्य दवाइयों का प्रयोग रहता तो ज्यादातर वनस्पति इस प्रकार के रहते थे। वेणुमाधव शास्त्री जोशी और उनके शिष्य वैद्य कोलटकर, मैं और करमरकर, अण्णा करमरकर नासिक, ये बाकी कालों का भी प्रयोग करते थे। प्राण काल है, समान काल है, अपान काल है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी श्रुति का एक विषय था समान काल के बारे में, समान वायु के बारे में, और हमारा अनुभव ऐसा रहा है भी जब ये रजत प्रवृत्ति वगैरह के बारे में तकलीफें होती है तो अपान काल में मेडिसिन देना ये रूटीन था। जब ये पता चला कि ये मूल रूप से समान काल में ज्यादा इफेक्टिव है तो मैंने अपान काल को बंद करके समान काल में औषधियां देना शुरू किया। उसने भी शुरू किया पहले, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे। वही दवाइयाँ केवल काल बदल कर अगर दे दी जाए, समान काल में दी जाए, वैसे ग्रहणी एक अहम विकार है और इसमें आम से जुड़े दोष और फिर उस दोषों का धातुओं से संबंध और उससे उत्पन्न होने वाले कई विकार, इस प्रकार की बात की गई। और वैसे अग्नि ही प्रधान है। काय चिकित्सा जो है वो अग्नि प्रधान है और इसके ऊपर काम करने के लिए बेहतर ऑप्शन है कि समान काल में औषधियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो अभी मैं भी इस प्रकार से कर रहा हूँ, ज्यादा समान काल का प्रयोग कर रहा हूँ बिस्किट। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से अगर हम कालों का भी इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, समान हो, अपान हो, व्यानोदान हो, प्राण काल हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो बेहतर रिजल्ट्स उन्हीं द्रव्यों से आते रहते हैं। और फिर इसमें अगर वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग वगैरह वगैरह इस प्रकार की मेडिसिन है, चाहे वातव्याधि हो, लेकिन बदन कुटच कुष्ठ देवदाली विदुल दहन चित्रा नहीं, बदन कुटच कुष्ठ देवदाली मधुक वचा दशमूल दारो रास्ता एवं मसिकृत वेदनम कुलत्था मधुलर्णम त्रिवृता निरूहणानि। इसमें से अगर हम द्रव्यों का प्रयोग साथ में करते हैं तो सूक्ष्म रूप से शोधन करने के लिए काम में आ सकते हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा बात इस प्रकार से कोष्ठ में आता रहेगा। अनुलोमन की दवा चल रही है तो उससे फायदा होता रहेगा। केरल में धारा का काफी प्रचलन है।
तैलधारा हो, कांजीधारा हो, तक्रधारा हो या किसी क्वार्ट्ज की धारा हो, लेकिन उसमें त्वक स्थित जो वायु है या पूरे शरीर में स्थित जो वायु है वो कोष्ठ में आता रहता है, बाकी कफपित्त भी आते रहते हैं। ऐसे हालात में गंधर्व कषाय देते रहते हैं। तो उसके जरिए मलानुलोमन वातानुलोमन होता रहता है। जो भी दोष कोष्ठ में आएंगे वो बाहर निकलते रहते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही निकलते रहते। आप अगर योग बस्ती क्रम या काल बस्ती क्रम वगैरह करते हैं तो अलग बात है, दोष वात को कोष्ठ में लेके आना, बाहर निकल देना, ये बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं सिर्फ धारा वगैरह इस प्रकार से करते रहते हैं, तो भी धीरे धीरे दोष कोष्ठ में आते रहते हैं। और फिर वैरागी सर अपने अनुभव में गृहिणी में समान काल की बजाय व्यान काल ज्यादा लाभकारी बताता है। उसमें ऐसा है अगर मानस हेतु प्रबल इस प्रकार के है तो हृदय में मन स्थित है हमारे हिसाब में, उसके ऊपर अगर काम करना है तो शायद ध्यान काल में दवाइयां इस प्रकार से देना और उसका फायदा एक अच्छा अलग तरीके से होगा। वैसे मानस हेतु पर काम करने के लिए रात में दवा देना ये काफी प्रचलन में है। सारस्वतारिष्ट वगैरह इस प्रकार की दवाइयां, जटामौसी वगैरह, ये रात में देने का इस प्रकार का प्रचलन है। और अगर रसायन काल में कुछ देना है इसके हिसाब से तो सुबह है देते हैं। वैसे रसायन काल इस नाम से कोई ग्रंथ में निर्दिष्ट नहीं है लेकिन रसायन औषधियां बलवान होती है और वो सुबह दी जाती है। तो सुबह वाला जो कफोद्रे के गदे निंदम बलिनो रोग रोगिणो हो, रोग और रोगी दोनों बलवान है और कफ का प्राधान्य है, तो सुबह औषध देना है इस प्रकार से बताते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समान काल एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और अष्टांग संग्रह में समान के बारे में वगैरह जो सूत्र है, यह सभी वायु के बारे में उनके गुणकर्मों के बारे में सूत्र है, वो ज्यादा व्यापक है, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि मधु मधुक वगैरह वगैरह ये जो बात बताई गई है यहाँ पे, खास करके मधुक, यष्टि मधु, और फिर दवाइयों में अनुपान के रूप में मधु का अगर प्रयोग होता है तो ये प्रच्छर्दन के लिए उपयोगी है। तो वमन नहीं दे रहे, शमन ही दे रहे हैं, फिर भी जो वमन योग्य इस प्रकार के रुग्ण है उनमें ये पहले दुरुस्त करना है इस प्रकार से, तो मधु का प्रयोग अगर होता है तो धीरे धीरे दोष कोष्ठ में आते रहते हैं, शमन करते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं तो अच्छा है। रात में कोष्ठ शुद्धि के लिए विरेचन वाली दवा देना प्रचलन में है, ये तो है। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि इसका मूल कारण पचन न होना ये है, अजीर्ण होना। तो पहले अजीर्ण के हिसाब से लंघन करवाना ज्यादा बेहतर है, ब्रेकफास्ट पहले बंद करवाना, फिर डिनर बंद करवाना, या केवल मुद्गेयूष इस प्रकार का देना। और अभी निसार का कहना था, निसार शेख का, कि ये जो
अनुलोम विलोम में अगर मूलबंध लगाते हैं तो जब सांस लेनी है उस समय मूलबंध लगाना, गुदद्वार को खींच लेना ऊपर, और फिर सांस छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ना है, दुगना टाइम लेना है, और फिर मूलबंध छोड़ देना है, इस प्रकार से। तो इसका अच्छा नतीजा पचन के रूप में आता है। पचन सुधरने लगता है, और पचन सुधरने लगता है तो बाकी सभी चीजें अपने आप हो जाएगी। जो मानसिक कारण इसमें होते हैं, खास करके चिंता वगैरह इस प्रकार के, उसके हिसाब से चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, तो प्राणायाम या अनुलोम विलोम हो या फिर कपालभाति भस्त्रिका है तो पूर्वक रेचक है, ओंकार का ज्यादा फायदा इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन उसमें मन लग जाना चाहिए। आगे होकर शुरू में जब सीखते हैं तो ध्यान देते हैं, बाद में ध्यान किसी और भटकता रहता है और आप केवल मैकेनिकल क्रिया करते रहते, तो उसका फायदा नहीं होता। हर क्षण अगर हम उसके तरफ ध्यान देंगे शायद, तो बात अलग होगी और अच्छा नतीजा उसका निकल आएगा। तो ये कोष्ठ शुद्धि के अगर लिए देना है वो काफी प्रचलन में है, वैसे संदेह नहीं है, लेकिन वो रात का खाना खाने से पहले बेहतर ऑप्शन है। अपान काल। और अगर पचन ही करवाना है तो शायद समान काल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी ये परहेज के बारे में सोचना है। तो इस प्रकार के वमनोपग ये द्रव्य वमनार्ह व्यक्ति में दोषों को कोष्ठ में लेके आना और धीरे धीरे उनका शमन करते रहना, उनको बाहर निकाल देना, ये बात हो सकती है। तो इसके लिए जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वैद्य रंजित राय देसाई जी अपने पुस्तक में कोष्ठ दवाएं रात में सोते समय देने के बजाय शाम के भोजन के पहले देने को लिखते हैं। वही तो मैंने कहा कि शाम के भोजन के पहले देना है, अपान काल में देना है उसको। तो अपाने जो दिया जाता है वो अपान काल में, अपान स्थान में काम करता है, अपान काल में। और उसमें अगर इस प्रकार की बात होती है, श्रवसन रग का एक अलग माहौल है कि विपक्वम यदपक्वम वा श्लिष्टं कोष्ठे मलाधिकम नयत यतः संसरं तत् यथा स्यात् कृतमालकम, इस प्रकार। तो कृतमाल जैसे वैसे काली मनु का भी है। ये भी श्रवसन जाति की है। तो बहुत सारे मरीजों में मैं मनुका फांट इस प्रकार का प्रयोग करता हूँ। रात के, चाहे अविपत्तिकर हो, चाहे वरा हो, चाहे और कुछ हो, इस प्रकार से। लेकिन पूरे दिन का माहौल पाचन सुधारने के लिए है, और ये रात में या फिर रात के भोजन के पहले इस प्रकार से अगर देते हैं तो भली भांति काम होता है। लेकिन एरंट तेल जैसी दवाइयाँ शाम भोजन के पहले देने पर रात में बीच में ही रोगी को मलप्रवृत्ति होने लगती है, तो कम मात्रा में दे दे। मात्रा कितनी रखते हो इसके ऊपर ये रहेगा। और वैसे जैसे एक वमन का जजमेंट होता है, वैसे विरेचन का जजमेंट पाना काफी मुश्किल है। मैंने भी काफी विरेचन दिए हैं, फिर भी किस मरीज में क्या होगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहता है। और वमन में जैसे विभिन्न दवाइयों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ अष्टमेधुकाक्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो अच्छी तरीके से वमन होता रहता है, फिर मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है, बार बार करवाना पड़ता है, इतना ही है, लेकिन सेफ है ज्यादा अष्टमधु से अगर वमन करवाते हैं। और आकंठपान करवा के अगर दवाइयाँ देनी है तो देनी है। पहले वामक द्रव्य यष्टि मधु वचा और मदन फल ये जो दिया जाता है वो जब तक पेट में रहता है तब तक वो गड़बड़ करता रहता है, इरिटेट करता रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन किस व्यक्ति के लिए कौन सा विरेचन योग
अच्छा होगा, ये जजमेंट पाना काफी मुश्किल है। महामृत्युंजय रस की एक गोली से भी 15 बार दस्त हुए हैं और महामृत्युंजय की 6 गोलियां देकर भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे दोनों उसी कंपनी की उसी बैच की दवा एक में एक गोली से 15-16 वेग हो गए और उसी में से दूसरे को दी तो 6 गोलियां दे दी तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उस दिन रुकना पड़ा और दूसरे दिन एरंड स्नेह का प्रयोग किया। तो ये मेरे लिए भी अभी एक दिक्कत की बात है कि विरेचन द्रव्यों का निश्चय कैसे करें और कितनी मात्रा में किसको विरेचन देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में सोचना है। तो जो शोधन उपयोग इस प्रकार की दवाइयां है वो शमन के लिए भी काम में आती है, उस दृष्टि से उसको देखना है। और अगर हम संप्राप्ति को अच्छी तरीके से जानते हैं तो संप्राप्ति भंग करने वाली दवाइयां दोषों को अलग कर देती। दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेषो व्याधि तथा विद दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेषो व्याधि, ये बात कही गई है। और समूर्छना भंग अगर हो जाते हैं तो दोष अलग हो जाता है, दोष अलग हो जाता है तो शायद वो स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते खुद कोष्ठ में आ सकता है या इस प्रकार के द्रव्यों के जरिए आ सकता है। और वो कितनी मात्रा में आ रहा है उसके आधार पर शोधन करना है शमन करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो जानबूझकर इस प्रकार के वमनोपग विरेचनोपग आस्थापनोपग इन द्रव्यों का प्रयोग संप्राप्ति भंग करने वाले दवाइयों के साथ जो व्याधि प्रतनी की दवाइयां इस प्रकार की है तो करना आहे. प्रवृत्तीन्मुख दोष असतील तर अल्पमात्रेतील योगानेही चांगले वेग येत असतील. ये है तांद्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा काल विचारयन्. चरक सूत्रस्थान दूसरे अध्याय में सूत्र आया है. उपस्थित दोषत्व है या नहीं है ये कैसे समझे, कोष्ठ में है या नहीं है इस प्रकार। और ज्वर में भी चिकित्सा सूत्र आता है सद्यो भुक्त से संजाते ज्वरे सामे विशेषता वो मनम अवनारस्य शस्त्रम वगैरह वगैरह। सर उल्लास प्रसेकार्ति श्वासकास विसूचिके इस प्रकार का वर्णन है। तो मैंने देखा था कि 102 बुखार था, शाम को क्लिनिक में आया था और उल्लास लक्षण था। तो मैंने तुरंत वमन दे दिया क्लिनिक में शाम में 7 पेट में और बहुत अच्छा फायदा हुआ, तुरंत बुखार उतर गया, फिर आगे ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। जल्दी ठीक हो गया। तो वमनम अरमान वमनारहस्य शस्तम ये कंडीशन बिल्कुल समझनी चाहिए कि वमनारह है और ये वमन देना योग्य होगा इस प्रकार से। मेरे एक रिश्ते में मैंने एक अनुभव बताया था कि शाम को मैं कॉलेज से घर आया, क्लिनिक में जाना था। अजीर्ण असेल तर आणि बल चांगलं दोन्ही असेल तो उसको काफी सांस चढ़ गई थी, रुल्लास काफी था और तमक श्वास की तो पहले से शिकायत थी। और इस प्रकार साथ था पहले हुआ था तब एडमिट करना पड़ा था, आईसीयू में रखना पड़ा था इस प्रकार से, पल्सलेस हो गया था। तो मुझे ध्यान में आया कि अजीर्ण ही है, मैंने तत्काल वमन दे दिया शाम को 6 बजे। और फिर अजीर्ण बुद्धार्याणाम यह अग्र संग्रह है। तो उद्धार्य वाले चीजों में अजीर्ण सबसे अहम इस प्रकार के है। तो ऐसी अवस्था में तत्काल वमन से फायदा होता है, उसमें भी फायदा हो गया और बहुत कफ और पित्त दुर्गंधि इस प्रकार से बाहर निकले तो रोगी ठीक हो गया। उपस्थित दोषत्व नहीं है तो कैसे करेंगे, ये अहम मुद्दा है। तो स्नेह स्वेदोपपादन ही ये एक बात वहां पे बताई गई है। चरक ने जो बताई है, तो जहां उनकी जरूरत है उनका उनमें स्नेहन स्वेदन इस प्रकार से करे।
या सूक्ष्म मात्रा में इस प्रकार के स्नेहोपग, स्वेदोपग और वमनोपग या विरेचनोपग वगैरह द्रव्यों का प्रयोग कर, और ये संप्राप्ति भंग करने वाले औषधियों के साथ में दे दे। जैसे हमने वचा प्रियंगवादी का प्रचलन लाया ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टल कार्सिनोमा के लिए, वो तो है स्तन्य दोष के लिए, वमन करवाने के लिए योग है। तो संप्राप्ति भंग होगी तो दोष अलग होंगे, दोष अलग होंगे तो कोष्ठ में ला सकेंगे और बाहर फेंक सकेंगे या फिर शमन करेंगे इस प्रकार से। तो शायद ये मृद्विका मधुक ये स्नेहोपग में भी है। शोभांजनक एरंड अर्क वगैरह जो है, तिलक उलत्थ माश बदराणी स्वेदोपगानी भवंती, उनमें से कुछ प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, आस्थापन करवाना है, ऐसे बारे में सोचकर उनमें से कुछ द्रव्यों का प्रयोग इसके साथ में करते हैं। और फिर संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए संप्राप्ति भंग कैसा हो, ये अगर सोचेंगे तो संप्राप्ति भंग से दोष अलग हो जाएंगे। इन स्नेहोपग, स्वेदोपग और वमनोपग या विरेचनोपग या आस्थापनोपग से वहां के कोष्ठ में चले जाएंगे, अपने अपने कोष्ठ में चले जाएंगे। और फिर मृदु इस प्रकार का शोधन करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से, या फिर शमन करवाना है। ये बात हो सकती है। और इन सभी के जरिए स्वास्थ्य की अनुभूति हो जाती है, तो स्वास्थ्य आने लगता है। तो गहराई में जाकर इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, इसके बारे में परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस इस प्रकार की बनानी है। और जैसे हमने अभी एक कैंसर में रसायन चिकित्सा करनी है, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो गया। और इसमें धातु पाचकों का प्रयोग करना है, कौन से धातु में दोष स्थित है ये भी देखना है। और फिर शुक्र शोधन गण की दवाइयां भी प्रयोग में लानी है। और शायद ये पंचकर्म वाली जो दवाइयां है, स्नेहोपग, स्वेदोपग, आस्थापनोपग, वमनोपग वगैरह वगैरह, तो कहाँ पे दोष दोष समूर्छना है, इनको देखकर ये भी एक कॉम्बिनेशन में अगर डालते हैं इस प्रकार से। अभी ये मेध्य रसायन का भी प्रयोग करना है ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि ये मोह है एक प्रकार के सेल्युलर लेवल पे कैंसर में, और इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचान नहीं पाती, तो उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं होती। तो ये मोह दूर करने के लिए मेध्य रसायन का प्रयोग होना है। तो क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ये एक बात बताई गई है, मेध्य रसायन में आसान है। और वैसे क्षीर देते ही है, तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि उसमें थोड़ा यष्टि मधु का चूर्ण डालो, दूध लेते हैं तो। कुछ लोगों में ऐसा अगर है कि ये ज्यादा ही उत्क्लेश है, तो शायद सर्दी वगैरह हो सकती है या उल्लास होता रहेगा, तो मात्रा कम करनी है। लेकिन ये स्नेहोपग, वमनोपग दोनों तरीके से काम करने वाली इस प्रकार की है। और शायद ये आमाशय स्थित संप्राप्ति, इनका एक आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन है रोगों का। तो ये अच्छा काम करेगा। मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बताते रहना चाहिए कि यष्टिमुद्र का चूर्ण भी उसके साथ में ले लो थोड़ा सा करके। मैं बीच में थोड़े दिन बोला, फिर बंद हो गया, फिर अभी थोड़ा सा रिवाइव करेंगे उसको। तो सभी तरीके से समझकर अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये केस सुलझाने लगेंगे। और धीरे 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 ही सही, लेकिन कैंसर जैसे बीमारियों में भी असर होगा, बाकी रोगों की तो बात छोड़ो, बाकी रोगों में तो होगा ही।
तो मेरे ख्याल में औषधि सेवन के काल के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि किस काल का प्रयोग किस में करना है और किस दृष्टि से करना है। तपन सर का कहना है कि कांचनार कांचनार गुग्गुल भदला तक और वरुणाधिकवाद का प्रयोग सभी कैंसर रोगियों में करना है। ये थोड़े अपतर्पण जाति के हैं। कफ प्राधान्य है तो अच्छा है, और ये जो थोड़ा सा लिम्फेडिनोपैथी है उसके हिसाब से अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि कैंसर अपतर्पणोत्थ विकार है और उसमें संतर्पण की आवश्यकता होती है। सेल्युलर लेवल पर्यंत कार्य लवकर होण्यासाठी वनस्पती ऐवजी सुवर्ण अभ्रक सारखे धातू वापरणे अधिक फायद्याचे ठरेल का? वो तो है। अभी मेरे मन में ये काफी दिनों से है, लेकिन मैं जुड़ नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रकार से कि वैसे द्रव्य गुण कर्म के हिसाब से देखा जाए तो भौतिक स्तर पर जिनका वर्णन है कुछ भी हो इस प्रकार से तो ये दोष पर काम करती है, धातु पर काम करती है, मल पर काम करती है, रोग पर काम करती है, रसायन है वगैरह वगैरह जो भी चीजें है वो लेकिन ये मेध्य है, ये पुत्रद है, या ये शिवा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो गुणधर्म बताए जाते हैं वो किस आधार पर बताते हैं। शस्तंधी स्मृति मेधाग्नि बलाय शुक्र चक्षुषाम बालवृद्ध प्रजाकांति कुमार्य स्वरार्थिनाम वगैरह घी के बारे में जो निर्देश है, धी स्मृति वगैरह ये भाव इसमें से उत्पन्न होते हैं, जिनकी जिनको आवश्यकता है वो उनके लिए घी प्रशस्त है, ये जो भाव बात बताते हैं। तो ये गुण कर्म वो कहाँ से बताते हैं? जैसे साहित्य में कहा जाता है, काव्य प्रकाश में कहा है, सर्वेशम प्रायश अर्थानाम व्यंजकत्वमपि कि सभी शब्दों का एक व्यंजक अर्थ व्यंग्यार्थ भी होता है, खास करके साहित्य में ये बात होती रहती है इस प्रकार से। इस प्रकार से रोज शरीर शुद्ध हेतु महारासनादि महामंजष्टि देवदारवादी दशमूल इन चारों का बातों का प्रयोग करना है तपन से। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज्यादा गंभीर बात है। ये ठोस इस प्रकार के है, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन हर मरीज के बारे में समझकर बात करना, समझकर प्रयोग करना, ये बहुत अहम इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पाचन की आवश्यकता है, यहाँ लंघन की आवश्यकता है, यहाँ अनुलोमन की आवश्यकता है, विरेचन की आवश्यकता है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अगर समझेंगे, ब्रूहण के लिए कांचनार घृत का प्रयोग भी कैंसर में बताया है हमने, ठीक है, लेकिन जो मैं शुक्र शोधन गण की बात कर रहा हूँ वो दूसरा कोई अभी बता नहीं रहा इस प्रकार से। धातु पाचकों की बात मालूम नहीं तपन सर के विचारों में है या नहीं है इस प्रकार से। ये महाराष्ट्र की खास खासियत परंपरा है, और कांचनार का प्रचलन काफी वैद्यों में है। मैं ही खुद ज्यादा प्रयोग नहीं करता कांचनार का, लेकिन सोच सकते हैं उसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हमारा निदान किस प्रकार से है, ये देखकर फिर किन द्रव्यों का प्रयोग करना है ये सोचना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। सभी में एक ही तरीके से सोचना है ऐसा नहीं है। हिंगवाष्टक चूर्णाचा काल समान काल आहे का नाही सांगितला, ते अग्नीवर कार्य करते तर पहिल्या घासाबरोबर का सांगितलं आहे?
धातुवाचकों का प्रयोग नहीं सुना उनसे, ठीक है। अभी जब उसकी रचना हुई हिंगाष्टक की, समधरण घृतानाम घृतानाम अष्टम हिंगु भागः प्रथम कवल भोज्यः, इस प्रकार से जो बताया गया है, वो शायद उन्होंने अपान पर काम करना है और पाचन काम करना है, इस दृष्टि से उसका निर्माण किया हो, इस प्रकार से। लेकिन हिंगाष्टक समान काल में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि हमें उसी काल में देना है, इस प्रकार से। तो हमारा निदान क्या है, हमारी सोच क्या है, ये सोच समझकर फिर हम अपने तरीके से उसको परिवर्तित इस प्रकार के कर सकते हैं। पहले जो ग्रंथों में लिखा है वही करो, बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे समान काल में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का लगता है, तो मैं समान काल में दे सकता हूँ, इस प्रकार से। तो विभिन्न तरीकों से प्रयोग इस प्रकार का होता रहेगा, और फिर उसके आधार पर सोचकर चिकित्सा करनी है। कोल्हटकर की ट्रेडिशन का ये एक अच्छा पार्ट है, कि अच्छा प्रचलन है कि ये बंधी हुई ट्रेडिशन नहीं है। इसमें जो चाहे बातें आप चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। बदलती रहती है। एक ही ट्रेडिशन है ऐसा नहीं है। आज मैं जो बता रहा हूँ, मैं 10 बरस के बाद नहीं बताऊंगा, कुछ अलग बताऊंगा, इस प्रकार के। तो विचारों में अगर परिवर्तन होता रहता है तो उसके अनुसार निदान चिकित्सा में परिवर्तन होता रहेगा। बाकी लोग प्रायः उसी से जुड़े रहते हैं। वो दूसरा कुछ देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और उनके हिसाब में वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे तो और भी बातें सामने आती रहेगी। सिर्फ यही बातें सामने आएगी ऐसा नहीं होगा, और फिर उसके हिसाब से हम परिवर्तन करते रहेंगे, इस प्रकार से। तो ये बदलने वाली है। नए नए विचार इसमें आते रहते हैं, और उनको हम प्रयोग में कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर, तुम्ही खूप महत्वाचा विचार मांडला आहे. मध्य मेध्य पुत्रद शिव एक्सेट्रा गुणरूप फलश्रुती संहितांमध्ये सांगितलेल्या आहेत. हे विचार खूप विशेष आहे. हा विचार खूप विशेष आहे. असा विचार कोणाकडूनच झालेला नसतो. याबद्दल उद्या नक्की सविस्तर विचाराने सांगा. वैसे कोलटकर सर ने पर्याय के नाम से ये बताना आरंभ किया था। और धीरा गुड़ुची, धीरा विदारी वगैरह वगैरह इस प्रकार से बारे में बताया जाता है। लेकिन ये उन्होंने किसके आधार पर आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह और आदिदैविक गुण संग्रह के बारे में बताया, वो नहीं पता चल रहा। कुछ ही द्रव्यों के बारे में इस प्रकार से बातें आती है, सभी द्रव्यों के बारे में नहीं आती। और ये अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो शायद ये बात बन सकती है कि उस दृष्टि से हम उन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। भूतकेशी वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो पर्याय बताए गए हैं, शिवा है, मंगल्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो पर्याय है, उनके बारे में कैसे सोचेंगे तो आधिदैविक में चली जाएगी। और
मन बुद्धि अहंकार वगैरह जो है ये सब आदि आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह इस प्रकार का होगा। तो मेद्य है, स्मृतिवर्धक है वगैरह वगैरह जो है वो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में चली जाएगी। लेकिन ये इस पर्टिकुलर द्रव्य में ये गुणकर्म क्यों आया, कैसे आया ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और शायद ठीक है, सोमवार को मुझे याद दिलाना तो मैं शायद उसके बारे में कुछ बहस करूं। वैसे सोमवार को चरक का ही है वाचन, लेकिन आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। खूप मूलभूत सैद्धांतिक विचार आहे, हेच समजणे महत्वाचे आहे. केवळ द्रव्यावर कल्पांवर लक्ष देण्यापेक्षा असे वाटते. सही है। नोनी का प्रचलन भी मार्केटिंग कंपनियों द्वारा हुआ है, दक्षिण में भी ये दिखता है। ये तो अभी एग्रेसिव मार्केटिंग है इस प्रकार। हमारे शास्त्रों में इससे क्या कहा है? ऐसा कहीं वर्णन है क्या? ये बारतोंडी करके वनस्पति बताते हैं, लेकिन उसका इस प्रकार का कुछ नतीजा है ये तो किसी को मालूम नहीं है। ये एग्रेसिव मार्केटिंग है बस, और मल्टी लेवल मार्केटिंग है। फल मिलता होगा शायद। मैंने भी नहीं दिखा है, देखा है।